दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम किरण पब्लिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करा रहे हैं। ये पूरी तरह से मैराथन क्लास है, तो स्पेशल 6 to 8 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, व्याख्या सहित हम सारे क्वेश्चन को एक-एक क्वेश्चन का हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रति सेकंड प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है आवृत्ति, बी है आयाम, सी है त्वरण, डी है आवर्तकाल। तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्ति। क्या कहलाती है? आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनियों का परास होता है। मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनियों का परास कितना होता है? ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन 2 है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 2000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो मानव कान के लिए जो श्रव्य ध्वनियों का परास होता है कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है मानव कान के लिए। और मानव कान जो होता है ना, इंसान इतनी श्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोस्तों, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारक है? निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारक है? ऑप्शन ए है मोटर कार, बी है डीजे बाजा, सी है लाउड स्पीकर, डी है इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन है जो ध्वनि प्रदूषण का कारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CO, ऑप्शन बी है CO2, सी है H2O, ऑप्शन डी है HCl। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यही फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार कितना होता है? ऑप्शन ए है 18 ग्राम, बी है 16 जी, सी है 14 जी, डी है 12 जी। तो जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? जल का अणुभार कितना होता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल का जो अणुभार होता है ऑप्शन ए 18 ग्राम, 18 जी होता है, ठीक है, 18 जी राइट आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों, जल के एक अणु में क्या होता है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। यही होता है ना, जल का फार्मूला होता है H2O। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। क्या आप देख सकते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 हैं, ठीक है। जल का अणुभार 18 होता है। जल के विलक्षण गुणधर्म हाइड्रोजन बंध जो प्रकृति में दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं, दुर्बल। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है, ऑप्शन ए है वनों की कटाई, बी है लाउड स्पीकर बजाना, सी है फैक्ट्रियों का धुआं। तो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण तो होता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पहला और तीसरा दोनों होता है, वनों की कटाई भी है, फैक्ट्रियों का धुआं भी है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है NCERT बुक के हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 100% चांस है, 100%, 101% है चांस कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और पूरा NCERT बुक से आप जैसे देख सकते हैं ना, किरण पब्लिकेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 to 5 में भी फंसे थे और 6 to 8 में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है समान है, बढ़ती है, घटती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है? बताइए, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो कैसा होता है? बताइए, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक कैसा होता है? समान होता है, बढ़ता है, क्या होता है? बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ती है।
शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉग क्या है। ऑप्शन ए है ओजोन और धुआं, बी है वाहन प्रदूषक, सी है कोहरा और धुआं, डी है कोहरा और ओजोन। तो स्मॉग क्या होता है, स्मॉग क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोहरा और धुआं होता है। कोहरा और धुएं को स्मॉग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी है परमाणुओं को हल्के ढंग से पैक किया जाता है, ऑप्शन सी है उनके पास उच्च गलनांक होते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो धातु जो होते हैं वो विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि, बताइए क्योंकि, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए धातु जो होते हैं वो विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार धातुओं को अलग अलग आकार दिया जा सकता है क्योंकि उनमें फिल इन द ब्लैंक्स के गुण होते हैं। उसमें किसके गुण होते हैं, तो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार धातुओं को अलग अलग आकार दिया जा सकता है क्योंकि उसमें तन्यता और चालकता होती है, आघात वर्ध्यता और धनात्मकता होती है, चालकता और धनात्मकता होती है, या फिर आघात वर्ध्यता या फिर तन्यता होती है। तो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार धातुओं को अलग अलग आकार दिया जा सकता है क्योंकि उनमें आघात वर्ध्यता और धन्यात्मकता होती है, आघात वर्ध्यता और धन्यात्मकता होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पुराना धातु है, सबसे पुराना धातु कौन सा होता है, बताइए। ऑप्शन ए है तांबा, बी है पीतल, सी है चांदी, डी है हीरा। तो सबसे पुराना धातु कौन सा होता है, सबसे पुराना धातु है दोस्तों, सबसे पुराना धातु कौन सा होता है बताइए। सबसे पुराना धातु है ऑप्शन ए तांबा, तांबा जो होता है ना सबसे पुराना धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा के सबसे कम चालक धातु है, ऊष्मा के सबसे कम चालक धातु कौन सा है, लेड है, पारा है, एक और दो दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी होती है, लेड है, पारा है, एक दो पहला और दूसरा दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों हो जाते हैं, लेड भी है पारा भी है। ठीक है, ऊष्मा के सबसे कम चालक धातु कौन से होता है, लेड भी है पारा भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु है, निम्न में से कौन अधातु है। ऑप्शन ए है हीरा, बी है सोना, सी है पीतल, डी है कार्बन। तो निम्न में से कौन अधातु है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। कौन सा है, हीरा जो है वो एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13 से 19 वर्ष की अवस्था कहलाती है। 13 से 19 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो 13 से 19 वर्ष की जो अवस्था है उसको क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, किशोरावस्था को कहते हैं, क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है, सीखने की सबसे अधिक जो क्षमता होती है वो किस साल में, किस ईयर में होती है, किस एज में होती है, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। सीखने की सबसे अधिक जो क्षमता होती है वो दोस्तों किशोरावस्था में होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सीखने की जो सबसे अधिक क्षमता होती है वो किशोरावस्था में होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरॉन है अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन या एक और दो दोनों। तो टेस्टोस्टेरॉन है, क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, स्त्री हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है या एक और दो दोनों है। तो दोस्तों सब लोग जानते हैं टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ना, टेस्टोस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि महिलाओं में, जो महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में इसकी मात्रा ना के बराबर होती है। यह पुरुषों का प्राइमरी हार्मोन है जो पुरुषों को दाढ़ी, बाल, सेक्स लाइफ आदि के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुष हार्मोन्स होता है ना, टेस्टोस्टेरॉन पुरुष हार्मोन्स होता है। ठीक है, मैंने डिटेल में भी डिस्कस कर दिया टेस्टोस्टेरॉन के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति मुख्यतः पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों की पुनरावृत्ति की जो प्रवृत्ति होती है मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है वयस्कता।
तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों की पुनरावृत्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो मुख्यतः पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शैशवावस्था में। सांप बार बार शब्दों के एक शब्द को बार बार पुनरावृत्ति करने की जो प्रवृत्ति होती है वो शैशवावस्था में होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि अगर आपने एक शब्द बोल दिया ना, तो वो अगर आपने कहा पापा बोलो बेटा, वो कहेगा पा 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 पा, है ना। तो शैशवावस्था में ऐसा होता है, शब्दों की जो पुनरावृत्ति होती है ना वो शैशवावस्था में ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक जो संवेदनशील अवधि होती है वो कौन सी होती है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन ए है जन्म पूर्व अवधि, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था, डी है किशोर अवस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक के हैं, और आयोग जो जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, आपने TRE 1 में देखा होगा, TRE 2 का एग्जाम है दोस्तों, तो एनसीईआरटी प्रॉपर उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उन्होंने खुद कहा कि हम एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन लेंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक को फॉलो नहीं किया तो आप सिलेक्शन से एक दो नंबर से रह जाएंगे। तो फिर आप पछताएंगे ना कि शायद हम पढ़ लिए होते तो आज हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब होती। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जननांग होता है वृषण में, गर्भाशय में, शिशन में या फिर शुक्रवाहिनी में। तो मादा जननांग कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गर्भाशय में होता है। कहाँ पर होता है? मादा जननांग जो होता है वो गर्भाशय में होता है। देखिए मादा प्रजनन अंगों में अंडाशय का एक युग्म, अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। अंडे अंडाशय द्वारा निर्मित होते हैं। बच्चे का विकास जो होता है कहाँ पर होता है? तो गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में निरंतरता के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है? जीवों में निरंतरता के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है पाचन, बी है श्वसन, सी है प्रजनन, डी है संचरण। जीवों में निरंतरता के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजनन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रजनन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? अमीबा में जो प्रजनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है पोषण, बी है मुकुलन, सी है द्विखंडन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा में जो प्रजनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? अमीबा में जो प्रजनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विखंडन। अमीबा में जो प्रजनन होता है द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। अमीबा देखिए, एक अमीबा द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है दोस्तों? अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता भी रखता है, मुख्य रूप से स्यूडोपोड्स को बढ़ाने और खींचने के द्वारा। आपने सुना होगा प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि, और यूकैरियोटिक जो कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट है, द्विविभाजन के साथ ही जो है अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोशिका, बी है केंद्रक, सी है कोशिका द्रव, डी है ऊतक। को सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका कहते हैं। सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की है? लीवेनहॉक ने, लुई ब्रेल ने, लुई पाश्चर या फिर रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार लवक। पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार जो लवक होते हैं कौन से हैं? लवक है, रिक्तिका है, कोशिका द्रव्य है या क्लोरोफिल है। पत्तियों के हरे रंग के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन होते हैं? ऑप्शन डी, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में स्थित गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में स्थित गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है झिल्ली, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म।
तो दोस्तों इसका क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में स्थित गोलाकार संरचना को केंद्रक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होता है। जो जंतु कोशिका होता है, इसका जो बाहरी आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, केंद्रक या फिर क्लोरोप्लास्ट। जंतु कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे। चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए है नील आर्मस्ट्रांग, बी है एडविन एल्ड्रिन, ऑप्शन बी है सी है राकेश शर्मा, डी है कल्पना चावला। तो चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले जो व्यक्ति हैं कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे लघुत्तम ग्रह कौन सा होता है। सौर परिवार का सबसे लघुत्तम ग्रह है शनि, बुध, शुक्र या फिर मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध है। लघुत्तम मतलब होता है छोटा, तो और सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह होता है बुध होता है। सबसे बड़ा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण में हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है। वर्ण में हल्का लाल प्रतीत होने वाला जो ग्रह है कौन सा है, बुध है, मंगल है, शुक्र है या फिर शनि है। तो वर्ण में हल्का लाल प्रतीत होने वाला जो ग्रह होता है वो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन बी मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट, अग्नि, कल्पना या फिर IRS। बताइए भारत का जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह होता है कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए कौन सा है, आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है, चंद्रमा है, तारा है, उल्का है, ये इनमें से कोई नहीं। शूटिंग स्टार किसे कहते हैं दोस्तों, शूटिंग स्टार जो होता है वो उल्का होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उल्का को शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है 22 मई को, कब 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विलुप्त जंतु है। निम्न में से कौन है जो कि विलुप्त जंतु है। ऑप्शन है डायनासोर, बी है डोडो, सी है बाघ या फिर डी है इनमें एक और दो दोनों। तो निम्न में से कौन सा जंतु है जो कि विलुप्त हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डायनासोर और डोडो दोनों है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डायनासोर और डोडो दोनों जो है विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त जंतु हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। काजीरंगा उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि अभ्यारण्य या कान्हा नेशनल पार्क। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय पार्क है कौन सा है, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, बाघ है, गैंडा है, ब्लू व्हेल है या फिर गांगी डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन डी डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा अभ्यारण्य किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो जंतु होता है वो काजीरंगा अभ्यारण्य किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सींग वाले गेंडे के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, एक है, दो है, तीन है या फिर चार है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दो है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल पद्धति में कुल कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं। तो ब्रेल पद्धति में कुल कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं, 61 है, 62 है, 63 है या 64 है। तो ब्रेल पद्धति में कुल कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो मोटर कार की जो हेडलाइट होता है इसमें किसका प्रयोग होता है, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायोप्टर होता है। क्या होता है, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर है। मात्रक से क्वेश्चन बहुत पूछेंगे दोस्तों, तो इसलिए आप लोग जो मात्रक है उसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन बी।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा के द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विद्युत मापन, बी है विद्युत लेपन, सी है विद्युत चालक, डी है विद्युत निक्षेपण। तो विद्युत धारा के द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो इकाई मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन है, पास्कल है, मीटर है या एम्पियर है? विद्युत धारा का जो इकाई मात्रक होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का इकाई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम का नामकरण एवं इसकी खोज किसने की थी? पोटेशियम का नामकरण एवं इसकी खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन, हम्फ्री डेवी, एडवर्ड जेनर या इनमें से कोई नहीं? पोटेशियम का जो नामकरण होता है इसकी खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने? हम्फ्री डेवी ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती हैं? कौन सी धातुएं हैं जो विद्युत का चालन करती हैं? ऑप्शन ए है तांबा, बी है एल्युमिनियम, सी है एक और दो दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी धातु है जो विद्युत का चालन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलयन होते हैं? अम्ल के, क्षार के, लवण के या उपरोक्त सभी? तो विद्युत चालन करने वाले जो अधिकांश द्रव होते हैं किसके विलयन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्ल के, क्षार के, लवण के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरौनी तेल सोधा कारखाना का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1962 में, 1963, 1964 या 1965 में? बरौनी तेल सोधा कारखाना का जो निर्माण होता है इस वर्ष किसमें किया गया? ऑप्शन सी, 1964 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का परिष्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? पेट्रोलियम का जो परिष्करण होता है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? प्रभावी जी आसवन, प्राकृतिक विधि, तेल परिष्करण विधि या इनमें से कोई नहीं? तो पेट्रोलियम का जो परिष्करण होता है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल तार किसका उत्पाद होता है? मिट्टी का, लोहा का, कोयला का या पेट्रोल का? कोल तार जो होता है वो कोयला का उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4 या 5? तो भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भाग में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाब। ऑप्शन डी है, ठीक है, दाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रा क्या होता है? तो दाब का मात्रा जो होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल, या 2 और 3? तो दाब का जो मात्रक होता है उसका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी होता है। दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर समुद्र तक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 50 के, 60 के, 100 के, 80 के, 100 के? तो पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन डी, 100 के पार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों में दाब का मान किस ओर होता है? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? ठोसों में जो दाब का मान होता है किस में होता है? ठोसों में जो दाब का मान होता है वो किस ओर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीचे की ओर होता है। कहाँ पर होता है? ठोस में जो दाब का मान होता है ना वो नीचे को, कोई जैसे ठोस एक अपने पत्थर को फेंका, जब आप पत्थर को फेंकते हैं ना तो वो नीचे जाएगा ना कि ऊपर। तो जो ठोसों में जो दाब का मान होता है ना, प्रेशर जो उसका होता है वो नीचे की ओर होता है ना कि ऊपर की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल द्वारा ऊपर मुखी दाब कहलाता है गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन, सापेक्ष बल या फिर सापेक्ष गति? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है? सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्मदर्शी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीवों को कितने प्रमुख उपवर्गों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 वर्गों में। मलेरिया रोग का कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने वाला जो सूक्ष्म जीव होता है लैक्टोबैसिलस होता है। पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण क्या होता है? ईस्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जेम्स वाट, लुई ब्रेल, एडवर्ड जेनर या बेंजामिन फ्रैंकलिन? तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है जिसे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए? सीधी, त्रिकोणाकार, सर्पिलाकार या फिर धारारेखी? हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है जिसे हवा के कारण घर्षण कम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारारेखी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण संपर्क की किस प्रकृति पर निर्भर करता है? एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, एक और दो नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण संपर्क में किस प्रकृति पर निर्भर होती है? घर्षण संपर्क में किस प्रकृति पर निर्भर करती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दो पृष्ठों की। किस पर होता है? दो पृष्ठों की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल का क्या कहा जाता है? तरलों के द्वारा लगाए गए घर्षण बल का क्या कहा जाता है? तर्षण, कर्षण, सापेक्ष गति या फिर स्थिति घर्षण। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल का क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्षण। क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्षण। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। और इस सेशन को दिल से लाइक कीजिएगा, दिल से शेयर कीजिएगा और दिल से कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सब लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को अपने परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पर चलती हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।